हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 10 क्लास 12th वाले बच्चों का होम साइंस का कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने आप लोग को यहाँ प्लानिंग तक समझा दिया था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे पर्टिकुलरली मैंने अपनी ओन लैंग्वेज में तो सारे पार्ट्स ही इसके समझा दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, असेंबलिंग, सारी जितनी भी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली एक एक पॉइंट को जो है एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी मैं आप लोग को बता दूँगी। तो फर्स्ट हमारा स्टेप जो है मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था प्लानिंग में क्या क्या होता है। कोई भी चीज़ें हमें करने से पहले जो भी हम प्लान करते हैं, लाइक हमें क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी चीज़ें पहले हम सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। देन जब हम उसमें एक्शन में आते हैं तो वहाँ से शुरू हो जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो स्टेप 2 है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर प्लानिंग यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज एंड योर वर्क सो दैट द प्लान इज़ कैरिड आउट प्रॉपरली। तो आफ्टर प्लानिंग जो है हमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है अपनी रिसोर्सेज को, अपने काम को, उसको एक्शन में लाना होता है ताकि हम सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स असेंबलिंग रिसोर्सेज एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अपनी रिसोर्सेज को जो है असेंबल करना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपस में बांट लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिप पे 4 लोग अगर जा रहे हैं तो उनकी क्या क्या अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये पर्सन 1 जो है ये देखेगा, पर्सन 2 जो है ये मैनेज करेगा, पर्सन 3 जो है ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। डिवाइडेशन हर कोई कर लेता है, राइट। Let us now go back and once again examine the example of given earlier. When you were planning for your trip to your grandparents' house, you decided to go to the station to purchase tickets. That is, you fix the responsibility on yourself, but a plan may not always involve you only. For example, if you decide to buy the ticket for your trip, you may decide to do it yourself, or you may take the help of your brother or your mother. तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप प्लान करने के बाद जब ऑर्गेनाइजिंग वाले स्टेप पर आते हो तो आप फॉर एग्जांपल आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स का लिया गया है। तो आप जो ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप जो है वो टिकट ख़रीदो। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे ऑर्गेनाइजिंग वाले स्टेप में लेकर आओ। अब आपको जाना है तो डेफिनेटली आपके पास टिकट होनी चाहिए। तो या तो आप खुद जाकर टिकट लेकर आओ, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर अकेले जा रहे हो। स्टिल अगर आपके साथ 4 लोग और हैं तो उनमें से किसी को भी आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि मैं जब तक ये घर का काम देख रहा हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ, आप जा कर के स्टेशन से टिकट लेकर आ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम अपना डिवाइड कर सकते हो। दस आफ्टर डिसाइडिंग हु डज़ वॉट, you said about collecting or assembling everything that you needed to prepare for the trip. All these activities of fixing responsibilities and collecting resources make up the second step of management, that is organizing. While assigning tasks to the other people, you must make sure that they have the time to ability to do the tasks, do the work, and are willing to do the same. For example, if you could not go and get the ticket yourself, you could have asked your brother to buy the ticket because his office is close to the railway station. Thus he will be in a position to buy the ticket. Can you say what would happen if you did not organize your work? Can you think of what would happen if you assigned the task to people who were not willing or able to do them? What would happen if you asked a very busy person to do something for you? तो अब यहाँ तक बताया गया है कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यही सेम चीज़ बोली गई कि अगर आप अपने से टिकट लेने नहीं जा सकते तो डेफ़िनेटली जो है आप अपने किसी ब्रदर को, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बोला गया कि जो आपका भाई है उसका स्टेशन के पास ही ऑफ़िस है, तो अपने भाई से आप बोल करके कह सकते हो कि भाई अब आते वक्त जो है ऑफ़िस से जब लौटोगे तो टिकट स्टेशन से लेते हुए आना, जब तक मैं अपने घर का काम देख रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे ऑफ़िस के पास ही रेलवे स्टेशन है तो डेफ़िनेटली उसके ब्रदर को जो है ईज़ी पड़ेगा वहाँ से टिकट ख़रीद कर घर तक आने में। अब आपकी तरफ से जो है जब आपका जहाँ पे घर है वहाँ से अगर आप रेलवे स्टेशन जाओगे टिकट लेने के लिए तो रास्ता लंबा पड़ेगा, टाइम भी इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेफ़िनेटली हर कोई ये सब चीज़ें तो प्लान कर ही लेता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या हो अगर आप जो है किसी से ये सारी चीज़ें आप ठीक से ऑर्गेनाइज़ ना कर पाओ, या किसी से आप हेल्प ना ले सको, या जिसको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो वो ठीक से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा ना पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आपने अपने भाई को बोला कि आप टिकट
जो है परचेज़ करते हुए आना रेलवे स्टेशन से, बाय चांस वो भूल गया या फिर उसे परचेज़ करना ही नहीं आया, वो पैनिक कर गया या नर्वस हो गया, वो टिकट नहीं ले पाया, तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। या फिर आप किसी बिज़ी पर्सन से, बहुत ज़्यादा परेशान या स्ट्रेस्ड पर्सन है, उससे अपना काम करवा रहे हो, तो कैसे सारी चीज़ें आप मैनेज करोगे। येस, यू आर राइट, द वर्क वुड ईदर नॉट बी डन प्रॉपरली और नॉट डन एट ऑल। तो डेफ़िनेटली क्या होगा, या तो आपका काम ख़राब हो जाएगा, आपका काम होगा ही नहीं। मैंने जैसे कि बताया कि आपने अपने भाई से बोला टिकट लेकर आने के लिए, तो वो या तो भूल जाएगा या फिर ले नहीं पाएगा, तो या तो आपका काम होगा ही नहीं या तो काम ख़राब हो जाएगा, या तो वो पैनिक कर जाएगा, ट्रेन का टाइम चला जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, या वो दिन ही पूरा वेस्ट हो जाएगा, या आपका काम नहीं हो पाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। देयरफॉर योर प्लान वुड नॉट बी सक्सेसफुल। तो जो आपका प्लान किया हुआ सब कुछ था और ऑर्गेनाइज़ करने की आप कोशिश में थे, वो सब कुछ जो है अनसक्सेसफुल हो जाएगा। कैन यू नाउ से वाई ऑर्गेनाइजिंग योर एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट। क्या अब आप कह सकते हैं कि आपको ऑर्गेनाइज़ करना, हर एक चीज़ अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना क्यों ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट ऑल द प्लान वर्क गेट्स डन। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि हमारा जो भी प्लान किया हुआ सब कुछ है हमारे दिमाग में, वो अच्छे तरीके से हो पाए। देयर इज़ अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। काम को जो है डेफिनेटली एक प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना चाहिए। 4 लोग हैं तो 4 लोग के ऊपर ऑलरेडी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके हिसाब से जो है सारी चीज़ें डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए सारे कामों का। वर्क गेट्स फिनिश्ड ऑन टाइम। काम जो है टाइम पर फिनिश होना चाहिए। एक टारगेट डिसाइड करना चाहिए कि हाँ इतने टाइम तक जो है हमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेनी है। टाइम, एनर्जी एंड अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आर सेव्ड। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी बचेगी, पैनिक नहीं करोगे, भागम भाग नहीं मचेगी, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी बचेगी और अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी आप बचा लोगे, ठीक है। योर प्लानिंग इज़ सक्सेसफुल, और एट ऑल आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक से ऑर्गेनाइज होगा तो। दिस मीन्स दैट सिंस द वर्क गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 और मोर पर्सनस इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक या एक से ज़्यादा अगर 2-3 लोग जा रहे हैं तो अगर उनके काम को डिवाइड कर दिया जाए, एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी नहीं आएगी तो वो ज़्यादा थकेगा भी नहीं, उसकी एनर्जी भी नहीं जाएगी, परेशान भी नहीं होगा। काम को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा तो सबको ही हल्का रहेगा, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी और सब काम पूरा भी हो जाएगा। सिंस मोर देन 1 person इज़ डूइंग द वर्क एट द वर्क गेट्स डन एंड नो वन इज़ ओवरबर्डन। वही चीज़ मैंने बोला कि एक तरह से काम भी हो जाएगा और एक पर्सन के ऊपर जो है ज़्यादा ओवरबर्डन भी नहीं आएगा। दैट इज़ देयर इज़ अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। बाय डूइंग सो देयर इज़ अ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड दे आर ऑल्सो कंजर्व्ड। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप, कंट्रोलिंग। वंस द प्लान इज़ रेडी एंड द रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड। अब प्लान भी रेडी था हमारा, हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो गई, एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स। अब एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। कंट्रोलिंग इज़ नेसेसरी एट दिस स्टेज because activity must move according to the plan. Can you look the earlier example? We have discussed that if you cannot get tickets, you have to think of an alternative arrangement. So if you really have to do what you have planned, you need controlling your activities to see that the original plan is implemented. Controlling is also नोन एज पुटिंग अ प्लान इंटू एक्शन। कंट्रोलिंग का एक मतलब ये भी होता है कि अपने प्लान को एक्शन में लेकर आना, ठीक है। एज द प्लान इज़ बीइंग कैरिड आउट यू ऑल्सो हैव टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ योर प्लान। तो एक तरह से चीज़ों को कंट्रोल करना, चेक करना, ठीक है, कि आपका जैसा जैसा आपने सोचा है, जैसा प्लान करा है, वो उस प्रोसेस में चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। When you do this, you may sometime find a changes situation which calls for a fresh decision. तो अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, मतलब बाय चांस अगर ऐसा हो रहा है कि वेदर बदल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को बता रही हूँ, चीज़ों पे कंट्रोल रखना, प्लानिंग पे कंट्रोल रखने का कहने का ये मतलब है कि जो हो रहा है, जब प्रेजेंट सिचुएशन में आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो तो ओवरऑल हर चीज़ के ऊपर ध्यान आपको देना चाहिए। अब आपका एक तरह से अगर आपको ट्रिप पे निकलना है, 2 दिन की या 3 दिन की आपकी ट्रिप है, तो आपको डेफिनेटली वेदर चेक करना होगा। आप ये भी चेक करो कि हाँ भाई ट्रेन कहीं कैंसिल होने के चांसेस तो नहीं है ना। कई बार ट्रेनें रद्द हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सीज़न या कोई भी उनका वॉटेवर रीज़न होता है, उसकी वजह से ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो कहीं कोई ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगी।
कई बार ऐसा होता है कि हमें डिसीजन चेंज भी करना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग ओवरऑल कहने का मतलब है कि चीज़ें चेक करते रहना चाहिए कि कहीं पर अगर डिसीजन ऑन द स्पॉट बदलने की सिचुएशन आ रही है तो आप जो प्रैक्टिकली वहाँ पे डिसीजन सही तरीके से ले सको अपना। For example, suppose you had planned to go on 15th but find that no ticket is available। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि आपने प्लान किया था 15 को जाने का, लेकिन अब टिकट जो है उस डेट का अवेलेबल नहीं है। What will you do? तो आप क्या करोगे? You may have to decide on one of the following। तो आप क्या कर सकते हो? चेंज द ट्रेन, या तो दूसरी ट्रेन में टिकट देखो, फिर आप चेंज द डेट ऑफ डिपार्चर, या कैंसिल द ट्रिप। या तो आप डिपार्चर का टाइम अपना चेंज कर दो, या फिर आप ट्रिप ही कैंसिल कर दो, किसी और दिन का डिसाइड करो फिर, ठीक है। सिंस यू मे नॉट लाइक टू कैंसिल द ट्रिप, तो अगर आप जैसे ट्रिप अगर कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो यू डिसाइड ईदर टू टेक अ डिफरेंट ट्रेन और डिसाइड ऑन अ डिफरेंट डेट फॉर द सेम ट्रेन। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो ओवरऑल इसका मतलब हो गया आपका कंट्रोलिंग। यू मेक एडजस्टमेंट एज द प्लान इज़ बीइंग कैरिड आउट और इम्प्लीमेंटेड। You change or control your activities so that your plan is not a failure। ठीक है, एक तरह से आप चेंज करते हो अपनी एक्टिविटीज़, डिसीजंस चेंज करते हो। तो इसका कहने का मतलब है कि आप एक तरह से अपने प्लान को ख़राब नहीं होने देना चाहते, फेलियर, एक तरह से आपका प्लान फेल ना हो जाए कहीं, इसलिए आप अपना डिसीजन यहाँ पे चेंज करोगे। दिस इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप कोई भी प्लान चेंज करते हो, ठीक है, ऑन द स्पॉट कोई भी अपनी एक्टिविटीज़ चेंज करते हो अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो एक वर्ड में अगर उसे हम बोलें तो उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। कंट्रोलिंग मीन्स कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़ एज प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड अर्लियर। अब हमारा आ जाता है स्टेप 4, इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग मीन्स चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ योर प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर इफ़ नीडेड। For example, when you cook a meal for your family, you want to taste whether it is done properly or not. You also see whether everything is made in adequate amount. Evaluation helps you to check your mistakes and improve your work and product. This evaluation help you to understand your weakness and mistakes so that it is checked and will not be repeated in future. This is called looking back or feedback। कहने का मतलब है कि एक तरह से होता है ना, हम कभी भी ड्राइंग करते हैं या स्केचिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लास्ट में हम क्या करते हैं? फाइनल टच देते हैं, ठीक है। फाइनली जो हमें एक तरह से चेक करना होता है, कहीं पे हमने कोई बेकार सी चीज़ तो नहीं बना दी, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा या ओवर तो नहीं लग रहा है। तो फाइनल टच जब हम अपने कामों को देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे इवैल्यूएटिंग का मतलब ये हुआ कि आप ओवरऑल सब कुछ करने के बाद एट लास्ट आपका क्या होता है कि आपको एक सारी चीज़ें प्रॉपरली देखनी होती है कि हाँ अकॉर्डिंग टू प्लान सब कुछ हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से जो है इसको हम एक वर्ड में अगर बोलें तो इवैल्यूएटिंग बोलेंगे। मतलब पूरा जो प्रोग्रेस, आपने सारी चीज़ें चेक करना है। यहाँ पे लिखा है ना, इवैल्यूएटिंग मीन्स चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ योर प्लान। पूरा जो आपने प्रोग्रेस करा है, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, उसे एक बार चेक कर लेना। एक वर्ड में हम उसे इवैल्यूएटिंग बोलते हैं। थ्रू यू मे फाइंड दैट इवोल्यूशन इज़ लिस्टेड एज द लास्ट स्टेप। एक तरह से ये लास्ट स्टेप होता है। इट इज़ डन एट ईच स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। वैसे तो इवैल्यूएटिंग का मतलब हुआ कि जब आप प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो, तो तीनों ही स्टेप में आप इसको बोल सकते हो कि हाँ ध्यान रखना या चेक करना, उसे आप वन वर्ड में इवैल्यूएटिंग बोलो। लेकिन एट लास्ट ज़रूरी होता है चेक करना, क्योंकि आपने जो तीनों स्टेप पार करे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, उसमें कहीं पे कोई कमी ना रह जाए, तो बीच में भी आप चेक कर सकते हो, बट लास्ट में चेक करना कंपलसरी होता है। Since you are constantly evaluating your work, you come to know the defect of your planning, organizing and controlling. Sometimes you are in a position to bring a change in your planning and organizing and controlling. If you can, you tend to improve and result and complete the progress smoothly and successfully. If not, you learn to do a better job in future. तो अगर ये सारी चीज़ें जो आपको सीखना ज़रूरी है, कहीं पे आपको प्लान चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप इजीली चेंज कर सको, ये सारी चीज़ें आप एक बार करोगे तो आपको जो है फ्यूचर में भी ईजी रहेगा। तो यहाँ तक जो हमारा सारा ये अभी तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन मैनेजमेंट। तो ये वाला टॉपिक जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट से कराऊंगी, जिसमें आप लोगों को बताया गया है वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स के बारे में, ठीक है।
इसको मैं पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, आप लोग खुद भी फील कर रहे होगे, बहुत ईजी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, ठीक है। पार्ट ऑफ लाइफ है ये सारी चीज़ें, हम खुद भी वैसे मैनेज सारी चीज़ें कर ही लेते हैं ऐसे, बट इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके ठीक से बताया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अपनी ओन लैंग्वेज में भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। सैम्पल पेपर्स करिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब सैम्पल पेपर्स जो है मैंने अपने अपलोड भी कर रखे हैं इस पे चैनल पर, तो उसको भी जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी अलग से भी चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से कांटेक्ट करके अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो आप लोग को पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।